हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको वेस्ट एशिया की खबरें मुसलसल आपको अपडेट कर रहा है लाइव प्रोग्राम के जरिए, और उसके अलावा कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराई जाती है ताकि हर पहलू से आप हालात को समझ सकें और वो जो इंटरनेशनल और नेशनल गोदी मीडिया है उसके प्रोपेगेंडे से आप बच सकें। आज हमारी बात सीनियर जर्नलिस्ट असद मिर्जा साहब से हो रही है, और वो बीबीसी, खलीज टाइम्स और दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ मीडिया एडवाइजर, और इस वक्त अनिर्वेदा नाम की एक डिफेंस मैगजीन है उसके कंसल्टिंग एडिटर हैं, और रेगुलर कॉलम कई जबानों में, कई अखबारात में आपके रेगुलर कॉलम भी आते हैं। बहुत बारीकी से दुनिया के वाकयात को देखते हैं। आज असद मिर्जा साहब से जो बात करनी है खास तौर पर वो ये कि सीरिया के सिलसिले में जो एक नैरेटिव जो बन रहा था या बन रहा है, क्या वो कितना सही है। देखिए, इस वक्त तक जो खबरें आ चुकी वो ये कि इजराइल से मौजूदा सरकार जो है HTS की, हैयत तहरीर अल शाम की, उनकी बातें हो रही हैं। इसके अलावा ट्रंप भी कह चुके हैं कि हम पाबंदियां हटा रहे हैं लेकिन आप इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल कर लो, और इसमें बाकायदा मोहम्मद बिन सलमान का रोल काफी अहम बताया खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कि मुझसे उन्होंने दरखास्त की है इसलिए मैं ये पाबंदियां हटा रहा हूं। और मोहम्मद बिन सलमान आपके बहुत बेहतरीन क्राउन प्रिंस वगैरह वगैरह, वो सारी खबरें आपके सामने आ चुकी हैं। लेकिन क्या अब इजराइल और सीरिया के ताल्लुकात वाकई नॉर्मल होने जा रहे हैं? क्या जो इलाके कब्जा किए हुए हैं, गोलान और उसके अलावा सैकड़ों किलोमीटर जमीन और भी कब्जा की हुई है इजराइल ने इस वक्त तक, और तमाम फौजी जो इंस्टॉलेशन हैं उनको तबाह किया है, उसके बावजूद भी क्या ताल्लुकात नॉर्मल होंगे? क्या इजराइल का, क्या कोई सीरिया का जेन्युइन सही लीडर ऐसा कोई काम करेगा कि दुश्मन हमारे घर में भी घुसा रहे और हम उससे सलाम करें और उससे हाथ मिलाएं? क्या कुछ है, नया सिनेरियो क्या है? क्या सीरिया बाकी अरब GCC मुल्कों की तरह इजराइल और अमेरिका के खेमे में पूरी तरह से जा चुका है, और जो इस वक्त जंग हो रही है उसके क्या क्या और असरात हैं? असद मिर्जा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अब से पहले हमारे चैनल के लिए हफ्ते में 2 प्रोग्राम देते रहे हैं, उस वक्त आपके पास वक्त होता था, अब शायद अब वक्त नहीं होता, तो इसलिए आपसे बात भी कम हो पाती है। क्या लगता है आपको, सीरिया में मौजूदा क्या सूरत हाल है और किस तरफ हालात जा रहे हैं? जी शुक्रिया काज़मी साहब, आपके नाजरीन को मेरा आदाब सलाम। सबसे पहले जो आपने बात कही कि जो इस वक्त सीरिया के हालात हैं वो किस तरीके से एकदम यकसर जो है उसमें तब्दीली आई है और उसकी क्या खास वजह हो सकती है, क्योंकि अगर हम देखें तो मजमूई तौर पर पूरे वेस्ट एशिया में एक तरीके का आप ये कह सकते हैं कि कियोस्क है। लेकिन उस कियोस्क के दरमियान इस वक्त अगर मौजूदा दौर में हम देखें तो सीरिया को ऐसा मुल्क करार दिया जा सकता है जो कि इस कियोस्क से या इस जो वहाँ की लड़ाई वाली सूरत हाल है उससे निकलकर एक डेमोक्रेसी की तरफ या ऑटोक्रेसी की तरफ या मोनार्की की तरफ जो भी जाएगा वो तो आने वाला वक्त ही हमें बता पाएगा। लेकिन ये कि एक ऐसे दौर में शामिल हो रहा है जहां पर कि एक सिविल हुकूमत जो है वो आवाम के ऊपर अपना गवर्नेंस जो है उसको शुरू करेगी, और उसके अलावा जो इस वक्त वहाँ के जो इंटरिम प्रेसिडेंट हैं जनाब अल शरा, जो कि पहले जोलानी कहा जाता था जब तक वो अलकायदा से ताल्लुक रखा हुआ था उन्हीं ने तब तक, लेकिन ये है कि पिछले तकरीबन 8-10 साल से उन्हीं ने अपने आप को अल कायदा के उस विंग से जो कि इराक में मौजूद था, जो इराक में जो है वो हुकूमत कोई भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कायम ना करने की मुखालफत कर रहा था, उसकी सरबराही कर रहे थे, उससे जब उन्हीं ने अपना नाता तोड़ लिया तो उसके बाद उनकी सीरिया में एंट्री हुई, और अब सीरिया में वो जो बशर अल असद की हुकूमत के खिलाफ जो प्रोटेस्ट एक पूरा चला रहे थे, और उसको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत अरब स्प्रिंग के बाद से शायद हुई, गालिबन उसका एक असर सीरिया पर भी पड़ा अरब स्प्रिंग का।
तो उसको आगे ले जाते हुए उन्होंने बशर अल असद हुकूमत के खिलाफ जो अपना पूरा एक कैंपेन चलाया था, वो कैंपेन एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो शिद्दत पसंदाना एक पूरी मूवमेंट थी। लेकिन उसके बाद अब उन्होंने एकदम से अपना चोला बदल लिया है। चोला बदलने के साथ साथ उन्होंने अपना नाम बदल लिया है कि अब वो जोलानी के बजाय मोहम्मद अल शरा के नाम से जाने जाते हैं। और इस पूरी सूरत हाल में जो जिस बात की ज्यादातर आवाम जो है, जिनको के खबरों के पीछे, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि खबरों के पीछे की खबरों की खबर नहीं होती है, उनको जब अल शरा प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ में रियाद में मोहम्मद बिन सलमान की मौजूदगी में मिले, तो एक नया अजीब सी, एक नई बिल्कुल अचंभे वाली बात जो है वो लोगों के सामने आई। और लोग इस बात के ऊपर हैरान थे कि क्या ये मीटिंग पहले से तय थी या बाद में तय की गई, और किसकी ईमा पर ये मीटिंग तय की गई। या ट्रंप ने ये मीटिंग बुलवाई या मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप के ऊपर ये जोर डाला कि वो अल शरा के साथ मिले, क्योंकि ये अपने आप में सियासी सतह पर, डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर और रीजनल पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत बड़ा असर रखती है कि एक ऐसे मुल्क का सरबराह जो कि आज से 10 साल पहले, जिसे अमेरिका ने खुद एक दहशतगर्द करार दिया था, उससे अमेरिका का प्रेसिडेंट एक दूसरे मुल्क में मिल रहा है। तो इससे जहां एक तरफ ये उम्मीद बनती है कि शायद अब सीरिया के अंदर जो कुरेजी जारी थी, जो जंग जारी थी, जो एक ऑटोक्रेटिक हुकूमत जो बशर अल असद की वहां मौजूद थी, वो खत्म होने के बाद में अब वहां पर समाज और वहां का अवाम जो है वो एक चैन और सुकून की सांस ले और शायद वहां के हालात नॉर्मल होना शुरू हो। लेकिन इसके साथ ही साथ जो आपने बात कही कि इसके पीछे क्या वजह है कि अब अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है वो सीरिया में जंग खत्म कराने के लिए आगे बढ़कर आए, चाहे उन्होंने एमबीएस का इस्तेमाल किया, यानी कि मोहम्मद बिन सलमान का, या एमबीएस ने उनका इस्तेमाल किया। इसकी क्या वजह है? तो इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त अगर सीरिया में जो कोई भी नई हुकूमत कायम होती है, तो उसके जरिए अमेरिका जो है वो रूस और ईरान का जो वहां इन्फ्लुएंस था बशर अल असद के जमाने में, उसको खत्म करने के लिए पहुंचा है। और ये सारी कोशिशें जो है ये उसी कहानी की लड़ियां है कि किस तरीके से हम अपने आदमी को वहां पर बिठाएं। और जिस तरीके से अल शरा की मुलाकात ट्रंप के साथ हुई और उसके बाद की जो प्रेस स्टेटमेंट्स आए और फौरन ट्रंप ने ऐलान किया कि सीरिया के खिलाफ जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं वो हटा दी जाएंगी और अब सीरिया के साथ हम दो तरफा तिजारत करेंगे। वहाँ का जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो वहाँ पर तबाही हुई है, उस तबाही को हम दोबारा से रीडेवलपमेंट करेंगे वहाँ पर, और इंडस्ट्री और ट्रेड को वहाँ पर जो है हम वो फरोग देंगे। तो एक तरफ ये बातें एक सतह के ऊपर बहुत अच्छी लगती हैं कहने के लिए, लेकिन इनके पीछे क्या है? तो इनके पीछे जो अभी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जिस तरीके से अभी बातें चल रही है। मैं उस पर जरा थोड़ा सा और आगे जाऊंगा, पीछे क्या है। देखिए, मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं, और शायद आपने देखी हो वो वीडियो। रॉबर्ट फोर्ड जो सीरिया में एम्बेसडर रह चुके 2011 से 14 के दरमियान, उनकी एक वीडियो आई है बाकायदा अमेरिका में, एक थिंक टैंक में वो बोल रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि एक यूके की एनजीओ ने मुझ तक पहुंचे, आउटरीच किया, और ये कहा कि एक दहशतगर्दी वाले बैकग्राउंड वाले आदमी को सियासी ट्रेनिंग देनी है। और उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग अक्टूबर 2023 से शुरू कर दी, और आखिरी मुलाकात उनकी जनवरी 2025 में हुई है, जब हुकूमत बदल चुकी। और वो ये साफ साफ कह रहे हैं कि ये हम ही ने तैयार किया था। अच्छा, उसके अलावा ये रॉबर्ट फोर्ड वही शख्स हैं जो बशर अल असद की सरकार के दौरान, उस जमाने में मैं खुद 2 बार गया हूं, 2010 और 2011 में गया हूं, वो खुद एक एम्बेसडर होते हुए उसकी कुछ अपनी हदूद होती हैं, लेकिन वो उन हदूद को पार करते हुए अवाम में जाकर के उकसाने का काम करते थे बशर अल असद के खिलाफ। और जब 2011 से बाद में जो ये दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू हुआ, जो हमने हथियार देखे उनके आईएसआईएस के पास, वो बगैर किसी हुकूमत के सपोर्ट के हो ही नहीं सकते। अब से पहले हमने क्लाशिनकोव देखी थी अफगानिस्तान में, वहां बिल्कुल एडवांस 4x4 गाड़ियां, हथियार, नाइकी के जूते, सैकड़ों डॉलर रोजाना तनख्वाहों की खबरें आती थी। तो क्या आपको यह नहीं लगता कि यह सारा कुछ इन्हीं का बनाया हुआ था,
जो अपने प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ा रहे हैं। और आप याद रखें कि वो जो ट्रंप ने गाजा को रिवेरा बनाने की बात कही है, क्या उसकी तैयारी नहीं है कि यहां अपनी पसंद की सरकार होगी, जितने फिलिस्तीनियों को चाहेंगे यहां धकेल देंगे? क्या लगता है? बिल्कुल काजमी साहब, एक हद तक आपका कहना बहुत दुरुस्त है कि, लेकिन उसके पीछे साथ में मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जो चीजें हमारे सामने अब देखने में आ रही हैं, जैसा कि आपने भी फरमाया कि वो रॉबर्ट फोर्ड जो है वो सीरिया में 2011 में वहां पर अमेरिका के एम्बेसडर थे, और उस वक्त वो जो एंटी असद एलिमेंट्स थे वहां पर, उनके साथ जाके मुलाकातें करते थे, दमिश्क से बाहर जाते थे, वहां मुलाकातें करते थे, मुख्तलिफ शहरों में जाते थे, जो कि डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि एक एम्बेसडर जब तक अब उस हुकूमत को जिस मुल्क में वहां मौजूद है उसको बताए बगैर वो अपने उस मुल्क के कैपिटल से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन रॉबर्ट फोर्ड वहां जाते थे, और 2011 में अमेरिका ने उनको ये कहते हुए वापस सीरिया से बुलाया कि उनकी जान को खतरा है टेररिस्ट एलिमेंट से। उन्हीं टेररिस्ट एलिमेंट का नाम अमेरिका ने लिया जिनसे मिलने वो दमिश्क से बाहर जाया करते थे, मुख्तलिफ शहरों गांवों में, मुख्तलिफ एहतजाजों में, डिमॉन्स्ट्रेशन में, पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन में। और अब जो वीडियो जिसका आपने जिक्र किया है, अगर वो मुमकिन हो, कॉपीराइट का कोई मसला ना हो, तो आप हमारे नाजरीन को वो वीडियो दिखा सकते। 2023 की शुरुआत में एक ब्रिटिश गैर सरकारी तंजीम ने मुझसे राब्ता कायम किया। उन्होंने मुझे पेशकश दी कि मैं एक ऐसे शख्स की मदद करूं जो कभी दहशतगर्दी की दुनिया का हिस्सा रह चुका है, ताकि उसे आम सियासत की राह पर लाया जा सके। ये कोई मामूली शख्स नहीं था, बल्कि वो शख्स जो अब सीरिया का राष्ट्रपति है, कभी अलकायदा की छाव में बाएं जानिब खड़ा रहता था। वो शख्स नॉर्थ इराक के एक शहर मोसुल में अलकायदा का सीनियर कमांडर था। जो लोग उस दौर में इराक में मौजूद थे उन्हें बखूबी याद होगा कि मोसुल उन चंद सबसे खतरनाक मकामात में से एक था। उस वक्त 2 मुख्तलिफ कार बम धमाकों के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने 5 डिप्लोमेट्स खो दिए थे। इसी शख्स और उसके मुजाहिदीन ने मोसुल के इलाके में सैकड़ों अमरीकी फौजियों को मौत के घाट उतार दिया या जख्मी कर दिया था। इस ब्रिटिश तंजीम ने, जो झगड़ों को हल करने में माहिर मानी जाती है, मुझसे कहा कि इस शख्स को दहशतगर्दी के रास्ते से निकालकर उसे सियासी अमल का हिस्सा बनाया जाए। जब मैंने पहली बार उससे मुलाकात की तो उसका असली नाम नहीं बताया गया, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि ये नाम झूठा था। उसका हकीकी नाम अब्दुल कादिर जोलानी था, मगर उस पर भी पर्दा पड़ा रहा, क्योंकि उसका असली नाम तो अहमद शारा था, जिसे उसने पूरी दुनिया को उस वक्त बताया जब उसने दमिश्क पर कब्जा कर लिया। मैं जब पहली बार उससे मिला तो मैंने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद को तुम्हारे साथ एक ही मेज पर बैठा हुआ देखूंगा। उसने जवाब दिया, वल्लाह मैं भी नहीं सोच सकता था। उसने न तो इराक में हुए दहशतगर्द हमलों पर और न ही सीरिया में किए गए बम धमाकों पर कोई माफी मांगने वाला लहजा अपनाया, लेकिन उसने यह जरूर कहा कि अब वो नॉर्थ वेस्ट सीरिया के उस हिस्से में हुकूमत कर रहा है जो अपोजिशन के कंट्रोल में है। उसने कहा, अब मुझे एहसास हो रहा है कि इराक में जिन उसूलों और हिकमत अमली पर मैं अमल करता था वो यहाँ काम नहीं आएगी। जब आपको 40 लाख लोगों पर हुकूमत करनी हो तो हथियारों से ज्यादा हिकमत की जरूरत होती है। इस शख्स ने इराक के इलेक्शन को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। उस वक्त मैं अमरीकी हुकूमत के साथ मिलकर इलेक्शन का इंतजाम कर रहा था, लेकिन उसने उन्हें सिरे से ठुकरा दिया था, जैसे उसे वोटिंग सेंटर को बम से उड़ाना पसंद हो। और इसके बावजूद उसने कभी इस पर कोई अफसोस का इजहार नहीं किया। मैं इस बात पर खास तौर पर जोर देना चाहता हूं, मैंने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन से ये बात साफ कही कि उसने कभी भी माफी नहीं मांगी। लेकिन यह एक अहम मोड़ था। तकरीबन 1 महीना पहले उसी शख्स ने ऐलान किया कि अब हम सीरिया में इलेक्शन कराने जा रहे हैं। यह फौरन तो नहीं होगा,
लेकिन इंशाअल्लाह आने वाले 3-4 सालों में हम चुनाव जरूर कराएंगे। जनवरी 2025 में मैंने सीरिया का दौरा किया और उस वक्त के सदर अहमद शारा से फिर से मुलाकात की। जब मैंने उन्हें राष्ट्रपति भवन में देखा तो मैंने उनसे कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपको यहाँ देख पाऊंगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा, मुझे लोगों को हैरान करना पसंद है। वीडियो में बाकायदा आप रॉबर्ट फोर्ड को ये कहते सुन सकते हैं कि साहब, मैं जब अलशरा से मिला तो मैंने उनसे सवाल किया कि क्या तुमने कभी ये सोचा था कि हम दोनों एक जगह बैठे मिलेंगे? तो उसने कहा नहीं, ये ऐसा नहीं है। और उसके बाद कह लेंगे कि जब मैं जब इस साल, यानी कि आप 14 साल के अरसे के बाद कह लेंगे, जब मैं दमिश्क में उनसे प्रेसिडेंशियल पैलेस में मिला तो फिर मैंने वही सवाल किया कि क्या तुमने सोचा था कि तुम या इस प्रेसिडेंशियल पैलेस में अपने आप को पाओगे? तो उसने कहा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें सरप्राइज देने के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इससे क्या बात साबित हो रही है कि ये खेल अभी से नहीं शुरू हुआ है। ये खेल की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं, वो बहुत पहले से, क्योंकि देखिए हमारा जो भी वेस्टर्न पावर्स का स्ट्रेटेजी रहती है किसी भी खित्ते के लिए, किसी भी इलाके के लिए, वो आज से 10 नहीं, आज से 25 साल के बाद होती है। और अगर हम मुस्लिम ममालिक की बात करें तो वो सिर्फ एक रद्द अमल होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि नी जर्क रिएक्शन, की जब आपके सर पे पड़ी आफत तो आपने उसके खिलाफ में या उसका जवाब में कोई आपने कदम उठाया। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न पावर्स हैं, उनकी हर स्ट्रेटेजी, हर तरीका जो है वो सोचा समझा होता है कि अगर ये किया तो किसका क्या असर होगा, इस असर को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, उसकी जगह क्या कर सकते हैं। तो इस खेल की जो शुरुआत है वो बशर अल असद के जमाने से ही शुरू हो चुकी थी कि बशर अल असद को किस तरीके से हटाया जाए। और उसके लिए अमेरिका ने यही सोचा कि इस वक्त हमारे पास एक ऐसा शख्स है जो उन्होंने देखा कि मोहम्मद अल गोलानी के शेप में मौजूद है, जो कि जिसके पास वो ताकत है कि जो बशर अल असद की हुकूमत के खिलाफ मुहिम चला सकता है और उसको हरा सकता है। जहां तक आपने फरमाया कि भाई एक दिन किसी भी मुल्क में आप देखते हैं कि साहब वहां पर 4x4 टोयोटा की गाड़ियां और नए नए असला, बिल्कुल चमकते हुए और चमकते हुए जूते और पैसे सब पहुंच जाता है। तो ये बगैर किसी प्लानिंग के तो नहीं पहुंचता ना। इसके लिए प्लानिंग होती है कि कल तक जो एक मुल्क बिल्कुल अमन व अमान से चल रहा था, जिसमें कहीं कोई शोरिश या कोई लड़ाई झगड़े की खबर नहीं थी, वहां पर रातों रात कोई एक ग्रुप खड़ा होता है और वो कहता है कि हम हुकूमत के खिलाफ हैं या हम हुकूमत के साथ हैं, जो भी मामला हो, और वो लड़ाई वहां पे शुरू हो जाती है। और उनके पास जो असला होता है वो बिल्कुल लेटेस्ट असला होता है। तो जो आपने फरमाया कि बिल्कुल इसमें जब तक के अमेरिका और दीगर वेस्टर्न ममालिक शामिल ना हो, क्योंकि वो उनके पास कैसे पहुंचेगा भाई, वो तो अपने मुल्क के शहरी है, वो वहीं पे मौजूद है। तो उनको मुख्तलिफ जराए से वो पहुंचाए जाते हैं और ये नेटवर्क जो है वो पहले से काम कर रहा होता है हर मुल्क में। और खासतौर से अरब ममालिक में तो ये इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि हम उसको तह तक उसकी पहुंच ही नहीं सकते हैं। अच्छा अच्छा, असद मिर्जा साहब, आपको ये भी याद होगा कि ये जो ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आई थी, वीडियोस हमारे सामने आई थी कि दाइश के, आईएसआईएस के टेररिस्ट जख्मी इजराइल के अस्पतालों में इलाज के लिए जाते थे। गोलान हाइट्स में कुछ अस्पताल थे, उसमें खुद प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू उनको देखने के लिए आते थे। वो फोटो आज तक भी मौजूद है। तो वो इजराइल का, और इस बार भी ये जो हुकूमत गिराई गई, जो एक दिन लेबनान और इजराइल के बीच में जंगबंदी लागू होती है, दूसरे दिन इदलिब से हमला शुरू होता है एलेप्पो पर, और 10 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाते हैं वो दमिश्क तक। और इस बीच में एक बयान आता है तीसरे चौथे दिन, मुझे याद है, रजब तैयब अर्दगान का। वो कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि बगैर रुकावट के ये पहुंच जाएंगे दमिश्क तक, और वो पहुंच गए। तो ये सारी प्लानिंग खुद उन्हीं के बिठाए हुए लोग। तो क्या अब ऐसा समझना चाहिए कि सीरिया में भी ऐसी ही हुकूमत हो जाएगी? जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, जिस तरह से जीसीसी मुल्कों के बादशाह इजराइल और अमेरिका और उस पूरी लॉबी के साथ जुड़े हुए हैं, क्या उसका उसी तरह से एक तरह से एक्सपेंशन हो रहा है? या जो रेजिस्टेंस के बीच में कहीं कहीं खबरें आती हैं, वो रेजिस्टेंस कुछ मजबूत होगा, जिसके बारे में आयतुल्लाह खामेनी ने कहा था कि गैरतमंद सीरियाई जवान उठेंगे
और ये खत्म होगा और ये नहीं चल पाएगा। आप किस तरफ कैसे महसूस कर रहे हैं? देखिए, जैसे आपने फरमाया कि ये जो पूरा जिस तरीके से सीरिया के अंदर लड़ाई शुरू हुई और 10 दिन के अंदर उन्होंने दमिश्क के ऊपर कब्जा कर लिया, उसके अलावा जो जिस तरीके से वो काम चल रहे हैं, तो देखिए जब जहां अमेरिका मौजूद है तो इसराइल उसके साथ में हमेशा खड़ा रहता है। और सीरिया के मामले में तो इसराइल ने, जैसे ही इसराइल ने हमास के खिलाफ एक्शन शुरू किया था, उसने गोलान हाइट्स के जो पूरी इलाका है उसके ऊपर कब्जा अपना सबसे पहले अपना कब्जा मजबूत किया था, ताकि एक बार अगर गोलान हाइट्स के ऊपर तक उससे वो अपना कब्जा कर सकता है तो फिर उसको वहां से कोई नहीं निकाल सकता है। और वो उसने अपनी सिक्योरिटी के नाम पे लिया। तो इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क ऐसे हैं जो कि किसी को भी दहशतगर्द करार दे सकते हैं और अपनी सिक्योरिटी के नाम पर दुनिया के किसी भी हिस्से में हमला कर सकते हैं, यानी कि अमेरिका और इसराइल। और दोनों साथ साथ चलते हैं, उनमें अलग होने वाली कोई बात नहीं है। और जहां तक जिस तरीके से आपने जो इशारा दिया कि जो दूसरे हमारे गल्फ ममालिक हैं, मिडिल ईस्ट के जो दूसरी कंट्रीज हैं, उसके जिस तरीके से वहां के हुक्मरान जिस तरीके से खुशनुदी करते हैं अमेरिका की या इसराइल की, ढके छुपे तरीके से अमेरिका की खुलेआम, तो ये जो अल-शरा और ट्रंप के दरमियान जो मुलाकात है उसके सबसे बड़ा मुजाहरा यही है कि रियाद में खुलेआम ये मुलाकात हुई। और आपने भी शायद अपने किसी पहले प्रोग्राम में इस बात का जिक्र किया है और हमारे पास भी ऐसे दस्तावेज मौजूद हैं जिसमें कि फरवरी का एक गवर्नमेंट का एक ऑर्डर सामने आया है जिसमें ये कहा गया है कि आपको किसी भी ऐसे डिमॉन्स्ट्रेशन को कुचल देना है जिसमें कि इजरायली झंडे की बेहुरमती की जाए, इजरायली झंडे को नीचे जमीन पे गिराया जाए या इसराइल के खिलाफ नारे लगाए जाए। आपको उन सब कामों को, उन डिमॉन्स्ट्रेशन को खत्म कर देने चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी मजे का बात और खास बात जो है वो ये है कि अगर इजरायली फौजें सीरिया के किसी शहर में दाखिल होती हैं तो वहां पर सीरिया के शहर में वो जो भी हुकूमत गवर्नमेंट की इमारतें हैं तो उसमें कायम दफातर के लोगों को वो इमारतें खाली करके इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हवाले कर देनी चाहिए। और ये एक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जो कि इस वक्त लेकिन आम हो चुका है। तो इससे ये बिल्कुल जाहिर होता है कि ये पूरे तरीके से वही स्ट्रेटेजी है कि भाई अमेरिका नवाज इसराइल नवाज जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वहां पर कायम किया जाए। क्योंकि अल-शरा ने भी जो बात कही है, अभी इलेक्शंस की बात कही है, जो रॉबर्ट फोर्ड ने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि तुम इलेक्शन की बात कर रहे हैं क्योंकि तुम तो ही इराक में इलेक्शन को तबाह करने के अंदर लगे हुए थे। तुम्हारी जो फोर्सेज हैं अलकायदा की वो वहां पर पोलिंग स्टेशन को बमों से उड़ाती थी कि लोग वहां पर वोट देने ना जा सके। तो उसने कहा कि नहीं, मैं अभी फौरी तौर पर इलेक्शन की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, आइंदा 3-4 सालों में। तो अगर 3-4 सालों में क्या हो जाए क्या ना हो जाए इसकी किसी को कोई खबर नहीं है। लेकिन एक तरीके से वो हुकूमत बिल्कुल पूरी तरीके से इसराइल की हिमायत करती नजर आएगी। और जैसा कि आपने फरमाया कि जो नेतन्याहू है या गोलन हाइट्स के जो इजरायली हॉस्पिटल्स हैं उसमें AQ के जो जंगजू हैं उनका इलाज हो रहा है। तो ये ढके छुपे तरीके से सब लोग एक ही तरीके से आपस में मिले हुए हैं। और अगर आप ज्यादा गहराई तक जाते हैं तो लोगों को तो ये भी शुबा होता है कि AQ है क्या आखिर, किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया और कौन चला रहा है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। अच्छा तो ये बातें अभी वक्त के साथ अभी साथ इनकी अभी परतें खुलेंगी। अभी पिछले हफ्ते अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान आया है जो उन्होंने कांग्रेस के सामने बयान दिया। जो कांग्रेस की हियरिंग होती है वो दुनिया में हम लोगों को मतलब हम समझ भी नहीं पाते, हिंदुस्तानी जो लोग हैं हिंदुस्तानी सियासी निजाम में, लेकिन वहां अक्सर सियासी लोगों से कांग्रेस के लोग बाकायदा सवाल करते हैं, बिल्कुल फैक्ट्स को पूछते हैं। वो एक अलग एक तरीका है उनके यहाँ। मार्को रूबियो ने कांग्रेस के सामने ये कहा कि ये सरकार बहुत जल्दी किसी भी वक्त गिर सकती है, HTS की बिल्कुल फ्रेजाइल है, ये सरकार गिर सकती है। इसको अगर बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश की जाए, इन तमाम कोशिशों के बावजूद अगर ट्रंप की मुलाकात होती है HTS के लीडर से और MBS कहते हैं कि इनसे मिलो, फिर तमाम पाबंदियां हटाने का ऐलान भी हो जाता है, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर फिर भी कांग्रेस में ये बयान देता है, तो वो जो फ्रेजाइल नेचर उन्होंने जाहिर किया वो खौफ कहां से आ रहा है, क्या समझ रहे हैं आप?
काजमी साहब, ये फ्रेजाइल नेचर की जो बात है, तो दरअसल ये एक तंबी या एक इशारा इशारा को भी है कि देखो, हम तुम्हें यहाँ तक लाए हैं तो हम तुम्हें हटा भी सकते हैं और तुम्हारी जगह किसी और को हुकूमत में इस कुर्सी पर बिठा सकते हैं। क्योंकि मार्क रूबियो ने ही कांग्रेस में ये बात भी तस्लीम की है कि अमेरिका ने सीरिया से जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हटाने की बात कही है, वो अभी फिलहाल पूरी तरीके से हटाए नहीं गए हैं, बल्कि उनको सिर्फ 6 महीने की मुद्दत के लिए सस्पेंड किया गया है। अगर किसी मुल्क के ऊपर अगर अमेरिका ने इकोनॉमिक सैंक्शंस आयद करता है, तो जब तक कांग्रेस उसको अप्रूवल नहीं देती है, तब तक वो पूरे एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस के जरिए, उसके बाद में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए वो उसको मुनक़ते नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो खेल हुआ है वो सिर्फ ये हुआ है कि 6 महीने की मियाद के लिए अबूरी तौर के ऊपर टेम्परेरीली जो है वो उन्होंने इकोनॉमिक सैंक्शंस हटाई हैं। और अगर अलशरा उनकी दी हुई स्क्रिप्ट के ऊपर चलते हैं तो वो सैंक्शंस जो है नहीं रहेंगी, और उसके बाद हो सकता है एक 6 महीने के लिए और बढ़ा दी जाए। लेकिन उसके बाद में कांग्रेस के सामने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा एक अमेंडमेंट लेकर आना पड़ेगा, कि एक बिल लेकर आना पड़ेगा कि ये हमने जो सीरिया के खिलाफ जो पाबंदी आयद की थी उसको कांग्रेस अपनी अप्रूवल दे उनको हटाने के लिए। उसको कांग्रेस की अप्रूवल के बगैर ट्रंप भी उन चीजों को नहीं हटा सकते हैं। और अभी जो फिलहाल की जो बात है वो सिर्फ 6 महीने के लिए है। तो 6 महीने के लिए एक ये टेस्टिंग पीरियड है अलशरा के लिए, कि वो किस तरीके से जो उनके अमरीकी आप ये कह सकते हैं जो कि कोड लैंग्वेज में कहा जाता है कि उनके जो मास्टर्स हैं, जो हैंडलर्स हैं, जो उनके उनको हैंडलर्स कहा जाता है, मास्टर्स नहीं कहा जाता, हैंडलर्स कहा जाता है, कि उनके हैंडलर्स जो उनको जो भी हुक्म देते हैं वो किस तरीके से उसको पूरा कर रहे हैं, किस तरीके से पूरा नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो उस टेस्ट में पास करते हैं तो फिर अगले 6 महीने तक ये मियाद बढ़ा दी जाएगी, और उसके 1 साल के बाद हो सकता है कि ये खत्म कर दी जाए। लेकिन उसमें भी उनको दी जा चुकी है कि अगर तुम रास्ते पर नहीं चले या तुमने वो स्क्रिप्ट फॉलो नहीं की जो हमने तुम्हें दी है या हमारे हैंडलर्स तुम्हें दे रहे हैं, तो तुम्हें भी हटाया जा सकता है। अच्छा अच्छा, एक चीज है, देखिए, किसी भी मुल्क का कोई लीडर या रहबर या प्रेसिडेंट या बादशाह कोई भी वो हो सकता है जो अपने मुल्क की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, अपने लोगों की फलाह बहबूद, दुनिया के खतरात से बचा करके उनको उनकी जिंदगी आगे बढ़ा सके, मुल्क की तरक्की के रास्ते पर ले जा सके। क्या ऐसा शख्स प्रेसिडेंट होने का हकदार हो सकता है जो अपने मुल्क के एक हिस्से पर इजराइल काबिज है, उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोल रहा है, एक बड़े हिस्से पर तुर्की काबिज है, उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं बोल रहा है, एक हिस्से पर अमेरिका काबिज है, उसके खिलाफ भी नहीं बोल रहा है? तो ये कैसा प्रेसिडेंट है, कैसी हुकूमत है जो अपने मुल्क के सारे टुकड़े टुकड़े होते हुए देख रहा है और मुंह बंद है उसका? क्या है ये कहानी? थोड़ी सी और समझने की जरूरत है ना, कि कहीं कोई एक लफ्ज नहीं है। काजमी साहब, देखिए, जो जैसे हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया था वो बात वही है कि एक कठपुतली को जो है प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बिठा दिया गया है, और उसको ये इजाजत नहीं है कि वो किसी भी चीज पर सवाल कर सके कि इजराइल क्या कर रहा है, तुर्की क्या कर रहा है, या अमेरिका क्या कर रहा है। क्योंकि उसके जरिए से जो सबसे बड़ा हदफ जो इस वक्त अमेरिका के सामने है वो ये है कि किस तरीके से जो रूस की नेवल बेस सीरिया में शामिल मौजूद थी उसको तबाह किया जाए, ताकि रूस मेडिटेरेनियन के बाद में पूरे इस मिडिल ईस्ट में उसका कोई नेवल बेस ना रहे। और इसके साथ ही साथ ईरान का जो इन्फ्लुएंस था, हिजबुल्लाह का जो इन्फ्लुएंस वहाँ सीरिया में था, उन अनासिर को बिल्कुल खत्म करके, क्योंकि उनका ये मानना है कि वो सीरिया से इसराइल आते थे और इसराइल में अपनी कार्रवाइयां करते थे, तो इस तरीके से वो रास्ता खत्म करना है। तो उनका जो बड़ा टारगेट है वो बड़ा टारगेट रूस और ईरान है। और हो सकता है कि आने वाले वक्तों में पता चले कि जोलानी साहब जो है वो फिल वक्त एक अबूरी, जैसा कि वो इस वक्त भी अबूरी प्रेसिडेंट या इंटरिम प्रेसिडेंट है, तो वो सिर्फ एक वक्फे के लिए लाए गए थे, और आखिर में जब अपनी सारा काम उनसे हो करा लिया जाए तो उसके बाद अपने दूसरे किसी आदमी को उनकी जगह बिठाया जाए, क्योंकि उस वक्त अमेरिका फिर उनको एक टेररिस्ट करार दे सकता है। इसमें उसको उसकी जबान पलटने में कोई देर नहीं लगती, क्योंकि उसने जो एक आज जिस टेररिस्ट के खिलाफ वो इतने सालों साल से काम कर रहा था उसको एकदम उसने रिकॉग्नाइज कर लिया फौरन। तो इसका मतलब यही है कि वो जो काम उनसे लेना चाहता है, और उसके अंदर सबसे बड़ी बात वही है कि जो मुख्तलिफ टेररिस्ट या
आप ये कहिए कि जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन सीरिया में मौजूद हैं, उन सबके राज जुलानी के पास हैं, तो वो उनके जरिए उन राज को अमेरिका को देकर उन सबको तबाह करा सकता है। तो यानी कि जो कोई भी इस्लाम के लिए बात कर रहा है या मुसलमानों के लिए बात कर रहा है और अगर वो सीरिया में मौजूद है, तो वो वाया जुलानी अमेरिका उनको खत्म कराने की कोशिश कर सकता है, और उसकी वजह से वो फिर पूरे एरिया में अपनी एक्टिविटीज जो है वो जारी नहीं रह सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके खिलाफ ये मुहिम है वो हिजबुल्ला है, कि सीरिया में हिजबुल्ला का जो भी गढ़ है इस वक्त, उसको किस तरीके से खत्म कराया जा सके। अच्छा, एक चीज और बहुत दिलचस्प है। देखिए, आप लंबे अरसे से जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं और बहुत सी चीजें होती हैं कि किसी चीज का नैरेटिव कुछ और होता है, हकीकत कुछ और होती है। तो इजराइल के लिए इतनी खिदमात ये अंजाम दे रहा है अहमद अल शरा, उसके बावजूद इजराइल ऑफिशियली उसको अब भी टेररिस्ट कह रहा है और अब भी उसे डरा रहा है बाकायदा, और ऐसा जाहिर कर रहा है अपने बयानों में कि ये हमारा दुश्मन है। हालांकि दोस्ती के सारे वो काम कर रहा है, गुलामी के पूरे काम कर रहा है। तो ये जो नैरेटिव बनाए रखना चाहता है इजराइल, वो कौन से इस्तेमाल के लिए नैरेटिव बना रखा है उसने अभी? देखिए, इस वक्त जो नैरेटिव, जैसा कि आपने फरमाया कि जो नैरेटिव प्रो जुलानी नैरेटिव जो इजराइल प्रोजेक्ट कर रहा है या पब्लिक में आम कर रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नेतन्याहू को अपनी जमात के अलावा दूसरे राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों एलिमेंट्स से इजराइल में खतरा है। और कुछ उनकी जमात जो राइट विंग जमातें हैं, उन्होंने भी कहा है कि जिस तरीके से नेतन्याहू पूरे हमास के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, वो कभी भी हमारा एम नहीं रहा था और हमें इन सबको खत्म करना चाहिए। तो उसको खत्म करने के लिए एक तरीके से वो उन एलिमेंट्स को कॉर्नर करने के लिए या उनको भपकी देने के लिए कि देखिए हम सीरिया को भी कंट्रोल में कर रहा है और बाकी चीजों को भी हम कंट्रोल करते चले जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो हमें आप हुकूमत में बना रहने दीजिए। क्योंकि नेतन्याहू कितने दिनों हुकूमत में बने रहते हैं इसके बारे में किसी को खुद, यानी कि खुद अमेरिका को भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ बदउनवानी का केस चल रहा है, किसी भी वक्त उसके बारे में कोई फैसला आ सकता है। और उसके साथ साथ आवाम में उनकी मकबूलियत जो है वो रोज बरोज कम होती चली जा रही है, क्योंकि आवाम का यही कहना है कि आपने जो लड़ाई शुरू की हमास के खिलाफ, जो आपने कार्रवाई एकदम से शुरू की, जिसे आप कार्रवाई कहते हैं या ऑपरेशन कहते हैं, तो वो आपने किस बिना पर किया, और अब तक आपने जो गैर फौजी इजरायली रमाल थे उनको छुड़ाने के लिए आपने अब तक क्या किया, उनको अभी तक आप पूरा वापस क्यों नहीं ला सके। तो ये जो इंटरनल ऑडियंस हैं इजराइल के, इंटरनल पॉलिटिकल एक्टर्स हैं इजराइल के, उनको थपकी देने के लिए या उनको जो है वो शांत रखने के लिए ये पॉलिसी इजराइल अपना रहा है। अच्छा, बिल्कुल आखिरी सवाल, हमारे पास वक्त भी बहुत कम रह गया है। जंग जहां से शुरू हुई थी, गाजा से शुरू हुई थी, और अब यमन के हूथी अंसारुल्लाह मुसलसल बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बना रहे हैं। कल एक नजारा देखने को मिला, वो बहुत इंटरेस्टिंग था, आपके मैं उस पर कमेंट चाहता हूं। सुबह में यमन का हमला हुआ बेन गुरियन एयरपोर्ट पर, बहुत से लोग शेल्टरों में चले गए, बहुत सी फ्लाइटें कैंसिल हो गई, लेकिन चंद घंटे के बाद ही अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी मिनिस्टर, उनका हवाई जहाज उतरता है और अमेरिकी एम्बेसडर उन्हें बेन गुरियन एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए भी पहुंचता है। उसकी तस्वीरें आज टाइम्स ऑफ इजराइल में सामने हैं। क्या इस तरह से अमेरिकी जहाज बगैर यमन के हूथी अंसारुल्लाह के साथ वॉशिंगटन के कोऑर्डिनेशन के ऐसी फ्लाइट कभी आ सकती है क्या ऐसे हालात में? जी काजमी साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अभी जो हमने पिछले आधे घंटे में जो डिस्कस किया कि किसके तार कब कहाँ से मिले हुए हैं और किसके ऊपर कहाँ से कोई प्रेशर डाला जा रहा है, तो उसकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन है। वो तभी मुमकिन है जब अमेरिका चाहे, वो जब चाहे, जिस तरीके से जहां चाहे, वो अपने लिए या अपने एहलकारों के लिए हालात साजगार बना सकता है, और जब भी चाहे वो हालात खतरनाक बना सकता है। उसको आवाम से या किसी मुल्क की हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ अपनी इजारेदारी से और अपने ट्रेड से मतलब। ट्रेड से मैं इसलिए ट्रेड मैंने जिक्र किया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को आप एक बिजनेसमैन कह सकते हैं, जो कि अपने नफे नुकसान की सबसे ज्यादा फिक्र रखते हैं कि अगर उन्हें किसी जगह
कोई नुकसान हो रहा है तो उस चीज को वो खत्म कर दें, जैसा कि उन्होंने अमेरिका में लाखों नौकरियां खत्म करके किया है। लेकिन जो आपने रिवेरिया का जो जिक्र किया कि जो उनके प्लान्स है वहां पर, तो वो एक बहुत बड़ा प्लान है जिसमें कि साहब पूरे अमेरिका गाजा स्ट्रिप के ऊपर जो होटलों की एक लाइन होगी और वहां पर लोग रहेंगे उसी तरीके से जैसे कि वो होटल बेरूत में बने थे एक जमाने में। वही चीज यहाँ अब गाजा स्ट्रिप में दोहराई जाएगी और उसके अंदर जो अभी तक हमें इत्तलात मिल रही है उसमें 50% से ज्यादा पैसा हमारे गल्फ कंट्रीज के हुक्मरानों का लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बात भी बिल्कुल आप और रेजिस्टेंस जिस तरह से बिहेव कर रहा है, ऐसे हालात में बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अमेरिका के तमाम प्लान पूरे हो जाएं। जिस तरह से हैरी ट्रूमैन जिस तरह से वापस गया है और जिस तरह से यमन के हुती अंसारुल्लाह के साथ ट्रंप ने एग्रीमेंट किया है कि आप हम पर हमला ना करो, हम आप पर हमला नहीं करेंगे, आप जानो इजराइल जानो। तो वो अब इजराइल से अंदर से खबरें ये आ रही हैं कि हमारी हालत बहुत खराब है जब से हैरी ट्रूमैन वहां से गया है। तो अमेरिका कब किसका हाथ छोड़ दे, कब किसका हाथ पकड़ ले, कब तक पकड़े, ये कुछ पता नहीं है। दुनिया को वो अपने तरीके से नचाना चाहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ये सब कुछ शायद ना होने दे। जिस तरह से वो मजबूती से अपनी जमीन की आजादी के लिए लड़ रहे हैं और जिस तरह से खास तौर पर यमन के हुती अंसारुल्लाह ने उनका साथ देते हुए अपनी तमाम कुर्बानियों के बावजूद वो डटे हुए हैं, ऐसे हालात में बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इजराइल और अमेरिका के प्लान पूरी तरह से अमल में लाए जा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया असद मिर्जा साहब, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि असद मिर्जा साहब ने काफी गहराई से बहुत सी मालूमात हमें दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हकीकतें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।